तो जो पार्ट 1 था वो एक्चुअल में किसी एरर की वजह से वहाँ पे एंड हो गया। इसका कंटिन्यूशन ही है पहली वीडियो का ही। तो हम डिस्कस कर रहे थे कैसे जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, इंफॉर्मेशन कमीशन है, उसमें किस तरह की दिक्कत है और कैसे 4 साल पहले तक जब ये अमेंडमेंट नहीं हुई थी और हम एक बेसिक जनरल ट्रेंड देखें तो कैसे वो स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी। ये इससे पता चलता है कि जिस तरह के ऑर्डर्स उन्होंने तब दिए थे ट्रांसपेरेंसी सीख करते हुए, देखिए बहुत सारे पब्लिक इंपॉर्टेंस इश्यूज जो हैं, तो उस केसेस में जो चीफ जो बेसिकली सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन थी, उन्होंने ऑर्डर्स पास किए थे पर्टिकुलर पब्लिक बॉडी को कि आप इस तरह की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कीजिए। ठीक है, तो उन्होंने सजेशन तक दी हुई है कि पॉलिटिकल पार्टीज को आरटीआई एक्ट के तहत लाया जाए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज भी पब्लिक बॉडीज ही हैं। लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी इस पर्टिकुलर इशू पे एक ही साइड पे है। उनका कहना है कि नहीं, आरटीआई एक्ट के तहत हम कोई पब्लिक बॉडी नहीं होते। दिस इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो ये काफी बोल्ड स्टेटमेंट थी। अगर हम बात करें टू ऑफ कोर्स दे also talked about ordering disclosure of the जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को लेके जब वो नए नए पावर में आए थे, काफ़ी ऑपोजिशन पार्टीज उन पे काफ़ी इस तरह की बातें लगाती थी। क्रिटिसिज्म होता था कि आप अपना सर्टिफिकेट दिखाइए 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन एंड ऑल ऑफ दैट। तो इनकी तरफ से ये ऑर्डर आया था कि आप डिस्क्लोज कीजिए कि आपकी क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एंड द जनता ऑफ कोर्स हैज ऑल राइट्स टू नो। साथ ही में अगर हम और एग्जांपल्स लें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की विलफुल डिफॉल्टर्स ऑफ लोन्स जो हैं, उसके बारे में लिस्ट निकालना, इस तरह के बहुत बोल्ड डिसीजंस थे, बहुत बोल्ड ऑर्डर्स थे जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन द्वारा दिए जाते थे। कमीशन एक्टेड एज अ स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक लाइफ। लेकिन अगर हम अब की बात करें, जो CIC है वो एक वॉकिंग डेड इंस्टीट्यूशन, ये ऑथर कहते हैं, ये एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है आई थिंक। तो इन्होंने कहा है ये वॉकिंग डेड इंस्टीट्यूशन बन के रह गए हैं, जहां पे रिकॉर्ड्स अब ये बताते हैं दैट नॉट अ सिंगल ऑर्डर, एक भी ऑर्डर ऐसा नहीं आया है जो बेसिकली इस तरह के पब्लिक इंपॉर्टेंस इश्यूज पे डिस्क्लोजर के लिए ऑर्डर देता हो। द प्रेजेंट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैव टुगेदर अडॉप्टेड। अब देखिए, अगर आपसे कोई दिक्कत पूछी जाए कि अच्छा इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स में क्या वीकनिंग हो रही है, अगर एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन भी आ जाता है इलेक्शन कमीशन, इंफॉर्मेशन कमीशन या एक और कोई कमीशन, तो उस पर 3 पॉइंट आप हर में लिखेंगे, तो आप इंफॉर्मेशन कमिश्नर पे क्या लिखेंगे? सबसे पहला तो उनका सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, जो बेसिकली हमने अभी अमेंडमेंट देखी जो 2019 में आई। सबसे पहला पॉइंट आप ये लिखेंगे। हमें यहाँ से 3 पॉइंट लेके जाने हैं। दूसरा पॉइंट अब हम डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि उन्होंने अब एक नई तरह की इनोवेशन की है, नई तरह की अब उन्होंने एक ट्रेंड सेट कर दिया है। दैट यू विल हैव टू वेट, अब कम से कम 2 साल वेट करना पड़ता है कि एक थरो हियरिंग हमें CIC से मिले। इफ द मैटर इज नॉट ऑलरेडी इनफ्रक्चुअस और लॉस्ट इट्स, फिर 2 साल बाद मतलब कभी कभी तो उस मैटर का सिग्निफिकेंस ही खत्म हो जाता है। तो आएगा नहीं आएगा, अगर हम बात करें कोविड-19 में, है ना, कोविड-19 के नेशनल लॉकडाउन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर हमें चाहिए, या फिर इफ वी वांट डेटा कि होम मिनिस्ट्री कैसे फोन टैपिंग ऑर्डर्स देती है, इस तरह की बातें। अब इन तरह की चीजों में हम दूसरा पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि कमीशन ने, इंफॉर्मेशन कमीशन ने एक नया तरीका निकाला है कि वो अपने मैंडेट को डेलीगेट कर देती है। यानी कि अगर जैसे कोई क्वेश्चन ये पूछा गया है होम मिनिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है, तो होम मिनिस्ट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बोला गया है और चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन को बेसिकली ऑर्डर देना है कि आप डिस्क्लोज कीजिए इन्फॉर्मेशन। वो ऑर्डर नहीं देंगे डिस्क्लोज करने के लिए, वो कहेंगे कि कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, ये मिनिस्ट्री आपको आंसर करेगी, होम मिनिस्ट्री आंसर कर देगी इस चीज में आपको और इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर देगी। फिर मिनिस्ट्री के पास चला जाता है मैटर। ठीक है, अब मिनिस्ट्री, तो देखिए बात ये है, यू एक्चुअली डेलीगेट योर मैंडेट टू द सेम पार्टी दैट स्टैंड्स अक्यूज्ड ऑफ प्रोहिबिटिंग ट्रांसपेरेंसी, है ना, क्योंकि उन्हीं के खिलाफ इंफॉर्मेशन लेने के लिए तो आपके पास पिटिशन डाली गई थी, आपके पास एप्लीकेशन फाइल की गई थी, और आप उन्हीं को दे देते हो, वो क्यों करेंगे इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज, है ना। तो और फिर जो मिनिस्ट्रीज हैं, तो ऑफ कोर्स ये एक तरह का जो वेग ग्राउंड हमें देखने के लिए मिलता है, नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी, ये मुद्दा ये इसके खिलाफ है, वो तो ये तो हमें फिर सुनने के लिए मिलता है। तो ये है कि आप देखिए, कोई भी मिनिस्ट्री से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिपेंडेंट बॉडी का मतलब इंडिपेंडेंट बॉडी होता है, दैट इज इट। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट जो आपको लेके जाना है, डेलीगेटिंग इट्स मैंडेट टू द सेम पार्टी दैट स्टैंड्स अक्यूज्ड ऑफ प्रोहिबिटिंग ट्रांसपेरेंसी, दैट्स द एग्जीक्यूटिव इन दिस केस। ठीक है,
तो ये चीज, अब तीसरा पॉइंट आपको आई डोंट नो कहाँ से शुरू हो रहा है, जैसे ही होगा मैं बता दूंगी आपको। अब हम और डिस्कस करते हैं वन ऑफ द कार्डिनल रूल्स ऑफ नेचुरल। अब देखिए भाई, आप जब ये पॉइंट लिखेंगे ना तो आप थोड़ा सा उसको ड्रामेटिक भी बनाएंगे ना, थोड़ा सा उसमें कुछ फैक्ट लिखेंगे, तो आप बिल्कुल ये लिखिए कि नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस में एक ये भी तो है प्रिंसिपल कि एक सेम पर्सन खुद जो अक्यूज है वो अपने ही केस में जज नहीं हो सकता खुद का, लेकिन आप तो उसको breach कर रहे हो इस वाले principle को. However, the commission now allows or rather wants the very ministry that stands accused of violating the RTI Act to act as the judge in their own cause and decide whether a disclosure. अब वो decide करते हैं कि disclosure necessary भी है कि नहीं. मतलब ये थोड़ा absurd है, ठीक है. तो independent body का मतलब क्या होता है? तो ये थोड़ा सही नहीं है. A similar situation arose when the CIC refused to hear the Internet Freedom Foundation. तो देखिए क्या हुआ था, इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन एक बॉडी है जो एक अच्छे कॉज के लिए काम कर रही है. तो उन्होंने बेसिकली क्या बोला, उन्होंने होम मिनिस्ट्री को बोला कि आप हमें फोन टैपिंग केस, आप बहुत सारे ओपोनेंट्स और बाकियों को फोन टैप करते हैं, है ना, इंटरसेप्ट करते हैं उनकी बातें, तो इसमें बेसिकली हमें इंफॉर्मेशन चाहिए. तो फिर होम मिनिस्ट्री ने कहा कि नहीं, हम नहीं दे सकते. अब ऑर्गेनाइजेशन के पास रिसोर्सेज, देखिए अगर आपको एक अपना केस लड़ना है ना, हाई कोर्ट में लड़ना है, कहीं भी केस लड़ना, आपको बहुत पैसा चाहिए. सच में उनके पास रिसोर्सेज थे, वो दिल्ली हाई कोर्ट में बेसिकली ये गए इसको चैलेंज करने के लिए होम मिनिस्ट्री का, और उन्होंने बोला कि हमें बेसिकली एक फेयर हियरिंग चाहिए. पर हर किसी के पास इस तरह का रिसोर्सेज नहीं होते. एंड इट इज नॉट एज दो द इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स वर नॉट मेड अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम. हर किसी के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो जाके हाई कोर्ट में आपके खिलाफ चैलेंज डाले. आप बार बार ये कह देते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है ये सब वगैरह, तो आम जनता का राइट टू नो जो है यहाँ पे ब्रीच हो जाता है. A more recent examples from CIC case does not instill confidence about where India's information regime is headed. अब इसीलिए हमें देखिए और जो एग्जाम्पल्स देखने के लिए, अब 2 पॉइंट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरा हम देखेंगे अभी. तो अब बड़े सारे एग्जाम्पल हमें देखने के लिए जो मिल रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन रिजीम है वो कहाँ हेड कर रहा है, क्या उसकी डायरेक्शन लेने वाला है. In a case seeking disclosure of documents relating to the making of, अब जैसे एक बेसिकली एप्लीकेशन फाइल की गई है कि आपने किन डॉक्यूमेंट्स को कंसिडर करते हैं. ऑफ कोर्स देखिए बहुत भारी मात्रा में कुछ टेरर इश्यूज आ रहे होंगे या कुछ जो भी दिक्कत होगी, किन चीज़ों को कंसिडर करते हुए, क्या फाइल्स तो होंगी कुछ आपके पास कि आपने UAPA एक्ट बनाया, उसकी अमेंडमेंट की 2019 में, है ना, उसकी अमेंडमेंट जो बेसिकली हर इंडिविजुअल को भी टेरर आप डिक्लेयर कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है. तो फिर कमीशन ने क्या किया, कमीशन एक्चुअली रिजॉर्टेड टू कीपिंग द मैटर पेंडिंग. अब उन्होंने बहुत टाइम तक पेंडिंग रखना शुरू कर दिया, ठीक है, फॉर फाइनल ऑर्डर फॉर मोर देन 3 months नाउ. अब 3 महीने हो चुके हैं, समथिंग विच इज, अब देखिए पहले पेंडिंग नहीं हुआ करता था, ऐसे 3 महीने के लिए पेंडिंग, आप खुद सोचिए. तो एक पेंडेंसी जान पूछ के उसको रखना, ये भी एक पॉइंट है आपके लिए. अनलाइक कोर्ट केसेस, RTI मैटर्स डू नॉट इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स लीगल आर्ग्यूमेंट. इसमें कोई लीगल आर्ग्यूमेंट्स वगैरह नहीं होती है. अगर आप कॉलेजेस में अपने यहाँ कहीं भी आप RTI डालते हैं कि बेसिकली छोटा सा इलेक्शन होता है जब कॉलेज में, या कैसा भी इलेक्शन होता है डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, तो उसमें आप RTI डाल सकते हैं कि कितना वोट कितनी पार्टी को मिला था, आपके कैंडिडेट को कितना मिला था. ये सिंपल बात है, इसमें कोई ऐसे कोई लड़ाई नहीं होती, वो दे देते हैं RTI में इन्फॉर्मेशन, ठीक है, सबका हक है. तो सिंपल प्रोसीजर है एकदम. इट इज फेयरली सिंपल टू एडजुडिकेट. इन अनदर केस रिलेटेड टू, तो इसमें 3 महीने के लिए बेसिकली लटकाना, इसीलिए समझ नहीं आ रहा है इतना सिंपल सा काम क्यों नहीं हुआ. एक और केस है रिलेटेड टू डिस्क्लोजर ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एंड टॉप डिफॉल्टर्स ऑफ अ कोऑपरेटिव बैंक. तो इसमें बेसिकली कितने NPAs हैं और कोऑपरेटिव बैंक्स के कौन कौन से डिफॉल्टर्स हैं जिन्होंने लोन नहीं भरा. इसमें बेसिकली ये एक थर्ड पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए. ये है कि उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया है कि स्टे ऑर्डर लगा दिया उन्होंने बेसिकली किसके खिलाफ, बैंक का जो फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी है, उन्होंने ऑर्डर किया कि कोई बात नहीं, आप NPAs बताओ और जिन्होंने डिफॉल्ट किया उनके बारे में डिस्क्लोज कर दो इन्फॉर्मेशन. तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने ये डिस्क्लोजर होने से रोक दिया. उन्होंने कहा कि नहीं, हम स्टे ऑर्डर लगा रहे हैं. तो दिस इज समथिंग वेरी एब्सर्ड, क्योंकि RTI एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जो किसी भी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को, किसी भी इंफॉर्मेशन कमीशन को स्टे ऑर्डर लगाने का हक देता हो या पावर देता हो. तो ये चीज बहुत अजीब है. टू इवन थिंक ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ द वेरी इंस्टीट्यूशन मैंडेटेड टू. अब देखिए बात क्या है कि जिस इंस्टीट्यूशन को ये मैंडेट दिया गया है कि आप भारत की ट्रांसपेरेंसी रजीम को गार्ड करेंगे और आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं इसके डाउनफॉल के लिए. तो ये चीज बेसिकली अलार्म बेल्स रिंग कर देनी चाहिए सिविल सोसाइटी के लिए, सिटीजन्स के लिए जो डेयर करते हैं, केयर करते हैं टू क्वेश्चन, ठीक है.
अब एक सिंपल सा ड्रामेटिक लाइन यहाँ पे लिखी है, डार्क क्लाउड्स सराउंड इंडियाज ट्रांसपेरेंसी regime एंड our right to know is somehow hampered by all these things। तो हम बाकी आर्टिकल्स देख लेते हैं। स्कॉटिश पार्लियामेंट के नॉट होल्ड पोल फॉर इंडिपेंडेंस कोर्ट। तो देखिए यूके के सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली क्या कहा है, यूके के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो एक सेटबैक है स्कॉटिश नेशनलिस्ट के लिए, जो बेसिकली चाहते हैं कि यूनाइटेड किंगडम से स्कॉटलैंड अलग हो जाए, इंडिपेंडेंस मिल जाए उनको, उन्होंने कहा है कि देखिए स्कॉटिश पार्लियामेंट के पास कोई पावर नहीं है कि आप रेफरेंडम करवा दो स्कॉटलैंड के इंडिपेंडेंस से रिलेटेड, ठीक है। तो जब तक आपको कंसेंट नहीं मिल जाता इस चीज़ के लिए यूके के पार्लियामेंट जो वेस्टमिंस्टर में है, तो तब तक आप ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर उन्होंने कहा जो बेसिकली जो इंडिपेंडेंस वाले नेशनलिस्ट है कि कोई बात नहीं, वी एक्सेप्ट द वर्डिक्ट एंड ऑल ऑफ दैट। देखिए इससे पहले एक बार ही 2014 में भी एक रेफरेंडम हो चुका है और तब मेजॉरिटी ने 55% ऑफ स्कॉट्स एक्चुअली वोटेड कि हम स्टे ही करना चाहते हैं इस यूनियन में। तो अब लेकिन जो नई पार्टी है वो कहती है कि नहीं, अब जनरल इलेक्शन जब होंगे यूके के तो हम दिखा देंगे कि सब इंडिपेंडेंस चाहते हैं हम, क्योंकि हम उन वाले कैंडिडेट्स को हरा देंगे और अपनी पार्टी हमारी जीत जाएगी। ओके, तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे। MHA टेक्स अप द MEA इनफ्लक्स ऑफ कुकी चिन्स। तो क्या है बेसिकली कि अराउंड 270 मेंबर्स ऑफ कुकी चिन, ये एथनिक कम्युनिटी है बेसिकली, बांग्लादेश से आए हैं मिजोरम में नवंबर 20 को, ठीक है। तो उनको बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट द्वारा उनके रिकॉर्ड्स में रखा गया ऑफिशियली डिस्प्लेस्ड पर्सन। तो ये तो काफ़ी मतलब आप देख सकते हैं कि हमारे पास कोई लॉ नहीं है ना रिफ्यूजीज पे, लेकिन देखिए बहुत अचंभा वाली बात है कि हमारा देश एक वो देश है जिसने कोई रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 को या कोई रिफ्यूजी लॉ नहीं है, किसी को रेटिफाई नहीं किया हुआ हमने, तब भी सबसे ज़्यादा जो ह्यूमेन कंडक्ट किसी कंट्री ने दिखाया है रिफ्यूजीज के प्रति वो भारत ही है, ठीक है। तो इतने सारे देशों ने रिफ्यूजी कन्वेंशन को रेटिफाई किया हुआ और उनका रवैया देखिए आप रिफ्यूजीज के खिलाफ, और यही भारत को यूनिक बनाता है। क्या है, आई एम नॉट सेइंग कि इसमें इकोनॉमिक इशू नहीं है कि जो हमारे खुद के रिसोर्सेज हैं, हमारे यहाँ के बच्चों के लिए इतना पढ़ाई के लिए पैसा ना हो, या अनएम्प्लॉयमेंट को डील करने के लिए खुद के लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट दे नहीं पा रहे तो उनको कैसे आप दोगे। तो ये सारी इश्यूज हैं। ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट द ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट ऑफ इट। ओके, अकॉर्डिंग टू द, अब देखिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बोला है, और ऑफ कोर्स हमें उनका स्टैंड पता है कि वो जो फॉरेन नेशनल्स होते हैं जो बिना किसी वैलिड डॉक्यूमेंट के, ट्रैवल डॉक्यूमेंट के यहाँ एंटर कर जाते हैं हमारे भारत में, तो हम उसको इलीगल इमिग्रेंट ट्रीट करते हैं हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। लेकिन अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बेसिकली बोला है कि हम अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ डिस्कस करके कि क्या दिक्कत हुई है, और ऐसे चांसेस हैं कि और भी तरह के ऐसे रिफ्यूजीज आएंगे वहाँ से, अभी बांग्लादेश से, कुकी चिन कम्युनिटी के। तो आप जानते हैं कि कितनी तरह की एथनिक बॉर्न होमिंग, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे एथनिक जो लोग हैं वो कुकी चिन कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। इससे पहले कि हम बाकी आर्टिकल्स डिस्कस करें, देखिए हमें इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स देखने हैं। दे आर एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन असम मेघालय बॉर्डर डिस्प्यूट, शैडो ऑफ रीसेंट किलिंग्स। तो देखिए आपको पता है, हमने रिसेंटली देखा था कि असम और मेघालय के बीच में क्या हुआ है। हम उसी से रिलेटेड कुछ ब्रिटिश लेगेसी देख लेते हैं कि क्या एग्जिस्ट करती है। अब देखिए मेघालय और असम दोनों ने ही वेंसडे को बोला कि हमें प्रोब चाहिए सेंट्रल एजेंसी से, और फाइनली जो अभी मैंने आर्टिकल एक मिस किया था नंबर 1 पेज पे, वो यही था कि असम ने बोला है कि हम CBI को सरेंडर करते हैं, वो केस इन्वेस्टिगेट करेंगे, ठीक है। तो देखिए असम पुलिस फायरिंग हमने अभी देखी जिसमें 6 लोगों की जान चली गई अलोंग द स्टेट्स बॉर्डर, मेघालय और असम के बीच में जो बॉर्डर है, ठीक है। और देखिए अब इंसिडेंट तब अकर हुआ है जब सेकेंड फेज ऑफ टॉक्स, ऑलरेडी टॉक्स चल रही हैं किस चीज़ के बारे में, जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, बाउंड्री डिस्प्यूट है मेघालय और असम के बीच में। पिछले साल भी इस तरह की कैजुअलिटीज वहाँ पे हुई थी, तो ऑलरेडी इस तरह की टॉक्स चल रही हैं। तो उसका सेकंड फेज शेड्यूल्ड ही था इसी महीने के एंड में, लेकिन ये इंसिडेंट हो गया। अब ये टॉक्स होंगी नहीं होंगी हमें कुछ नहीं पता, और लेट्स सी वेयर द नेगोशिएशंस एक्चुअली हेड नाउ। व्हाट हैपेंड, अब क्या हुआ था, देखिए 6 लोग जिसमें से एक असम फॉरेस्ट गार्ड भी थे, ठीक है। तो बाकी जो 5 थे वो मेघालय के थे, उनकी जान चली गई है और काफी लोग इंजर्ड हुए हैं। किसमें, एक क्लैश में जो असम पुलिस और एक मॉब, एक झुंड के बीच में हुआ अराउंड 3 बजे, रात के 3 बजे के अराउंड, ठीक है। ये कहाँ पे हुआ, उस एरिया में जो बॉर्डर करता है वेस्ट कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम एंड मुकरो विलेज इन मेघालय वेस्ट जैंतिया हिल्स,
ठीक है। तो असम पुलिस ने का कहना है कि हमने जो फायर की वो सेल्फ डिफेंस में की थी, क्योंकि हमको आगे मॉब ने सराउंड कर लिया और हम तो अपना काम, हम तो ड्यूटी कर रहे थे। वी वर ट्राइंग टू इंटरसेप्ट अ ट्रक जो इलीगली ऑफ कोर्स स्मगल कर रहा था टिम्बर को। अब देखिए, टिम्बर स्मगल करना एक बहुत बड़ा ऑफेंस है नॉर्थ ईस्ट में, बहुत जगहों पे, जम्मू कश्मीर में भी ये बहुत बड़ा ऑफेंस है। ठीक है, तो हम उसको देख रहे थे और आके शायद इनका ये कहना है कि हो सकता है कि वो सपोर्ट करते हो स्मगलिंग को या कुछ भी, हमें नहीं पता, पर इनका ये कहना है ये दिक्कत है। 5 of those killed are from Meghalaya, as we just discussed. The incident drew a sharp. अब देखिए, जो मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं कॉनराड सांगमा जी, उन्होंने बोला है कि ये बिल्कुल इनह्यूमन है और असम की पुलिस यही करती है हमेशा। ठीक है, अब देखिए, एक प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने काफी कंडेम किया असम की पुलिस को और फॉरेस्ट गार्ड्स को कि आप मेघालय में घुस जाते हैं और हमारे यहाँ पे घुस के आप अनप्रोवोक्ड फायरिंग करते हैं। अब असम का बिल्कुल स्टैंड अलग है। उन्होंने कहा है कि हम इंक्वायरी कमीशन बिठाएंगे और जो इंसिडेंट हुआ वो एक्चुअल में असम में हुआ है। उनका कहना है वो मेघालय में घुस गए थे, उनका कहना है वो असम में, हमारे में कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका मतलब क्या है, जो उस एरिया को असम वाले अपना समझते हैं और मेघालय वाले अपना समझते हैं, और यही तो दिक्कत है सारी। ठीक है, जबकि ये कह रहे हैं कि नहीं, ये बाउंड्री डिस्प्यूट की बात नहीं थी, ये तो टिम्बर से रिलेटेड बात थी। पर अब कहीं ना कहीं इशू तो ये भी है ही। व्हाट इज द बॉर्डर डिस्प्यूट? क्या है बॉर्डर डिस्प्यूट इनके बीच में? अगर हम देखें, बेसिकली असम और मेघालय के बीच में एक लॉन्ग स्टैंड, काफी सदियों इन द सेंस काफी सालों से चला आ रहा है एक डिस्प्यूट है। किस चीज को रिलेटेड? 12 स्ट्रेचेस को लेके, छोटे छोटे एरियाज को लेके, जो बेसिकली 884 किलोमीटर शेयर्ड बॉर्डर के बीच में कहीं ना कहीं लाए करते हैं। ठीक है, तो ये जो दो स्टेट्स हैं ऑलरेडी वो एक पैक्ट पे रीच कर गई थी मार्च में कि हम क्या करेंगे। फर्स्ट फेज था ना, फर्स्ट फेज में इन्होंने बोला था कि हम 6 एरियाज इन 12 में से हमने रिजॉल्व कर लिए हैं, हमने पैक्ट साइन कर लिया है, हम देखेंगे कि उसमें किसको कितना मिला था। तो कहीं ना कहीं ये चीज थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि एक अपने कंक्लूजन पे आ गई थी। 6 एरियाज में तो ये लड़ाई खत्म हो गई थी। इन अगस्त दे डिसाइडेड टू फॉर्म, अब अगस्त में इन्होंने कहा था कि हम रीजनल कमिटीज बनाएंगे और ये सब वगैरह। ओके, तो ये चीज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। अब ब्रिटिश रूल के टाइम पे क्या हुआ था, असम ही होता था ना, अनडिवाइडेड असम ही तो है। जो नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, मिजोरम है, ये सब कुछ असम में से तो निकला है ना। तो अब जब मेघालय को असम में से निकाला गया 1972 में, तो इसकी बाउंड्री जब आपने उसमें से उसको कार्व आउट कर लिया, तो कुछ तो उसकी बाउंड्रीज होंगी, मेघालय और असम को कुछ तो मतलब डिवाइड करता होगा। तो उसको डिसाइड किया गया था एज पर दी असम रीऑर्गेनाइजेशन मेघालय एक्ट ऑफ 1969। ठीक है, अब लेकिन बात यह है कि जिस कमिटी की रिकमेंडेशन पे इस एक्ट को बनाया गया, जिस कमिटी की रिकमेंडेशन पे बॉर्डर्स डिसाइड किए गए, वो मेघालय के लोग मानते ही नहीं। ठीक है, 2011 में जैसे मेघालय की सरकार ने बोला, देखिए 12 एरियाज हैं जहाँ पे हम डिफरेंस रखते हैं इंटरप्रिटेशन असम से। ठीक है, और ये कम से कम 2700 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। अब इसके कुछ वही, जैसे मैंने आपको बताया, 1951 की एक कमेटी थी जो असम चीफ मिनिस्टर गोपीनाथ बारदोलोई उनके द्वारा हेड की गई थी। अब देखिए असम चीफ मिनिस्टर ने की है तो असम को थोड़ा इंक्लिनेशन मिलेगा ना। तो इसीलिए जैसे उसमें से हम देखें, फॉर एग्जांपल 2008 रिसर्च पेपर फ्रॉम, अब देखिए इट्सा की बात हो रही है, इट्सा की एक रिसर्च पेपर ने बताई है, जो बारदोलोई कमेटी की रिकमेंडेशन थी, उनका ये कहना था, जिसपे ये एक्ट बेस्ड है। ठीक है, जो ब्लॉक 1 होगा, ब्लॉक 2 होगा जैंतिया हिल्स का, मेघालय का, उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा मिकिर हिल को, जो कार्बी आंगलोंग में। आप ये मैपिंग में देखते हैं सब कुछ जो असम का है। ठीक है, साथ में एक रिकमेंडेशन ये थी कि कुछ जो मेघालय के गैरो हिल्स का रीजन है, वो गोलपारा डिस्ट्रिक्ट असम को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो 1969 का एक्ट जो है वो इन्हीं रिकमेंडेशंस पे बेस्ड है। ठीक है, और मेघालय उसको कंप्लीटली रिजेक्ट करता है, ये पर्टिकुलर कुछ रिकमेंडेशंस को। ठीक है, तो उनका ये कहना है, देखिए ये हमारा हिस्टोरिक क्लेम है, खासिया जंतिया हिल्स में बसा हुआ है और ये हमारा है। ऑन द अदर हैंड असम ये कहता है, मेघालय के पास तो कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं है ये प्रूफ करने के लिए कि हिस्टोरिकली इनको बिलोंग करता था, तो हम कैसे मान लें। अब देखिए, a number of attempts were made in the past to resolve the boundary dispute in 1985 under then Assam Chief Minister Hiteshwar Saikia and Meghalaya Chief Minister कैप्टन W.A. सांगमा, उनके द्वारा भी एक एफर्ट किया गया, एक ऑफिशियल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई, जो हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वाई चंद्रचूड़, जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़, हमारे करंट CJI के जो फादर थे वाई चंद्रचूड़ जी, जो सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर जिनका चला आज तक चीफ जस्टिस के
पोजीशन पे उनके द्वारा हेड की गई थी, लेकिन कोई सोल्यूशन निकला ही नहीं। फिर अगर हम जुलाई 2021 में देखें, जो अभी करंट जो लोग हैं रूलिंग है ना असम के और मेघालय के, हेमंत बिस्वा शर्मा जी और सांगमा जी, ठीक है, तो उन्होंने काफ़ी टॉक्स की और फाइनली थोड़ा सा कुछ हेडवे हमें दिखा। तो दोनों स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि अच्छा 6 एरियाज हैं, हम वो रिजॉल्व कर लेते हैं फर्स्ट एरियाज में, जिसमें से 6 में से एरियाज हैं वेस्ट खासी हिल्स में मेघालय की और कामरूप असम, ये मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर काफ़ी सीरीज ऑफ मीटिंग्स हुई, दोनों की टीम्स ने विजिट किया डिस्प्यूटेड एरियाज में और दोनों ने अपनी सबमिट की रिपोर्ट्स को, ठीक है, और म्यूचुअली अग्री किया प्रिंसिपल्स पे कि हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के बेसिस पे, एथनिसिटी ऑफ लोकल पॉपुलेशन के बेसिस पे, क्या बेसिकली वहाँ के लोग चाहते हैं, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस है, वो भी तो देखना पड़ेगा, आपके विम्स एंड फैंसी से तो आज के कुछ नहीं हो सकता। तो इन सारी चीज़ों पे म्यूचुअली अग्री करके बेसिकली क्या किया गया, फाइनल सेट ऑफ रिकमेंडेशंस आई जॉइंटली। तो उसमें उन्होंने डिसाइड किया कि देखिए 36.79 स्क्वायर किलोमीटर का जो डिस्प्यूटेड एरिया है वो जो हमने उठाया है फर्स्ट फेज में से, उसमें से असम को मिलेगा फुल कंट्रोल 18.46 स्क्वायर किलोमीटर, मेघालय को मिलेगा फुल कंट्रोल 18.33 स्क्वायर किलोमीटर। तो यहाँ कोई दिक्कत है ही नहीं और MOU साइन हो गया। लेकिन अब जो बाकी डिस्प्यूट्स हैं उस पर क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके बारे में अब तो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब तो CBI इन्वेस्टिगेशन होगी मोस्ट प्रॉब्ली। लेट्स सी हाउ थिंग्स एक्चुअली टर्न अप। ओके, सेंटर आस्क नॉर्थ, अब देखिए नॉर्थ ईस्ट पे भी एथनिसिटी पे, नॉर्थ ईस्ट की रीजनलिज्म पे, नॉर्थ ईस्ट आप पढ़ते हैं, ये बिल्कुल स्टैटिक चीज़ें हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर रीजनलिज्म के कॉन्सेप्ट में सब रीजनलिज्म भी एग्जिस्ट करता है, नॉर्थ ईस्ट एक हो गया रीजन, वहाँ पे रीजनलिज्म है, अब नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी तो रीजनलिज्म है, वो इंट्रा बाउंड्री डिस्प्यूट्स, इंटर बाउंड्री डिस्प्यूट्स, ये भी तो है। तो ये फैक्टर आप जरूर मेंशन कीजिए। सेंटर आस्क नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स टू गेट रेडी टू फाइट इंसर्जेंसी ट्रैफिकिंग। नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, हैविंग रिमूव्ड दी। अब देखिए क्या है आफ्सपा के बारे में, इससे पहले कि हम इस आर्टिकल को बेसिकली डिस्कस करें, कुछ चीज़ें मुझे आफ्सपा से रिलेटेड आपको बतानी है, बहुत बेसिक। अगर कल को ऐसी स्टेटमेंट आ जाती है जिसको देख के आप डर जाएं, ये तो हमें पता ही नहीं था, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आफ्सपा की हिस्ट्री क्या है एक्चुअल में। अगर हम थोड़ा सा डेट बैक करें तो आफ्सपा देखिए लिंक्ड है क्विट इंडिया मूवमेंट से, क्योंकि ब्रिटिश, इसका कॉलोनियल ओरिजिन है ऑफ कोर्स, क्योंकि ब्रिटिश जो एम्पायर था उन्होंने क्या किया था, जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुई जो लॉन्च की गई महात्मा गांधी जी द्वारा 1942 में, तो जस्ट उसके एक दिन बाद, अगस्त 8 के एक दिन बाद, मतलब जो मूवमेंट थी वो कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, हर कोई अपना लीडर बन गया, क्योंकि लीडर तो बियॉन्ड द बार चले गए, बहुत सारी चीज़ें आपको पता है, इतनी सारी वायलेंस भी हुई, पहली ऐसी वो जो नॉन पैसिफिक मूवमेंट थी। तो फिर जो उस टाइम के वाइस रॉय थे निलित को, उन्होंने प्रोमलगेट की एक ऑर्डिनेंस, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल फोर्सेस ऑर्डिनेंस 1942, जिसमें बेसिकली क्या किया उन्होंने, आर्म्ड फोर्सेस को एक लाइसेंस दिया कि आपके पास लाइसेंस है, यू कैन किल एनीबडी व्हेन यू फेस इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। तो बेसिकली ये था इसका, आप कह सकते हैं ओरिजिन, एक्चुअल ओरिजिन। फिर आपको पता है कि अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट इंडिया की, पोस्ट इंडिपेंडेंस की, तो उसमें 3 एक्ट्स आ चुके हैं। एक आफ्सपा है जो नॉर्थ ईस्ट का अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, उनके लिए लाया गया एक एक्ट ये है। एक आफ्सपा है जो खालिस्तानी मूवमेंट हुई थी पंजाब में, पंजाब चंडीगढ़ आफ्सपा एक्ट है ना, तो वो था, लेकिन उसको तो स्ट्राइक डाउन कर दिया गया क्योंकि खालिस्तानी मूवमेंट कंट्रोल हो गई थी। एक आफ्सपा है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर वाला आफ्सपा भी बेसिकली अभी भी लागू हुआ है, अभी भी इट इज इनटू लाइक फंक्शनैलिटी, ठीक है। तो अब ये चीज़, अब ये आफ्सपा इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज्ड क्यों है, इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज्ड क्यों है कि इसके लिए एक वुमन ने 14 साल की भूख हड़ताल की, इतनी सारी चीज़ें क्यों है, क्योंकि बेसिकली क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे डिस्टर्ब्ड एरिया, देखिए जो अभी हम यहाँ पे देखेंगे, जो आफ्सपा है, जो एक्ट है 1958 का, उसका जो सेक्शन 3 है वो कहता है बेसिकली कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट के गवर्नर या यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर वो डिक्लेयर कर सकते हैं या तो पूरी स्टेट को या पूरी यूनियन टेरिटरी को या स्टेट के किसी पार्ट को या यूनियन टेरिटरी के किसी पार्ट को एज डिस्टर्ब्ड एरिया। कब कर सकते हैं, व्हेन देयर इज सम पॉसिबल डिस्प्यूट और डिसहार्मनी अमंग द पीपल, और अगेंस्ट, यानी कि आपस में कोई रेशियल हेट्रेड है, कोई सोशल डिसहार्मनी है, किसी भी तरह की दिक्कत हो सकती है,
या फिर अगर कोई किसी तरह की साजिश चल रही है या किसी तरह का कोई गुट है जो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ इंसर्जेंसी करना चाहता है, उनको पावर से हटाना चाहता है, जो हम नॉर्थ ईस्ट में देखते हैं बेसिकली, तो फिर एक पर्टिकुलर एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया जा सकता है। अब जब ये होम मिनिस्ट्री बेसिकली एक नोटिफिकेशन निकालती है, इसके फाइनल नोटिफिकेशन, तो जब एक एरिया डिस्टर्ब्ड एरिया बन गया तो फिर क्या होता है, सिक्योरिटी, अब क्या होता है ना बेसिकली यहाँ पे सिविलियन फोर्सेस, जो पुलिस फोर्सेस हैं या जो भी सिविलियन पावर है, स्टेट गवर्नमेंट है, कहीं कहीं इस तरह की सिचुएशंस को वो अकेले हैंडल नहीं कर पाते, तो इसीलिए आर्म्ड फोर्सेस को उनके एड में भेजना पड़ता है, जो हम जम्मू कश्मीर में भी देखते हैं, राइट। तो उनके आर्म्ड फोर्सेस को, सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस को उनके एड में भेजना पड़ता है ताकि वो सिविलियन पावर को बेसिकली संभालने में हेल्प कर दे। अब देखिए किस तरह के पावर्स होते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के पास, इस तरह के पावर होते हैं, जैसे हमने भी ब्रिटिश टाइम पे देखा कि यू हैव द लाइसेंस टू किल, वैसे ही यहाँ पे यू कैन अरेस्ट अ पर्सन विदाउट अ वारंट। अगर आपको एक रीजनेबल सस्पिशन भी है किसी पे, तो अब ये रीजनेबल सस्पिशन वाला क्लॉज है ना, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। यही वहां के लोगों को लगता है कि जो इनोसेंट लोग हैं उनके खिलाफ भी बहुत बार ऐसे एनकाउंटर्स हुए हैं, बहुत बार सर्च सीजर्स इस तरह के हुए हैं, अरेस्ट हुए हैं पूरे जिंदगी के लिए कई लोगों के, जो सिर्फ रीजनेबल सस्पिशन के माध्यम पे, चाहे उन्होंने कुछ किया हो गलत चाहे ना किया हो। ओके तो ये कहीं कहीं चीजें हैं बेसिकली जो काफी ह्यूमन राइट, अगर हम एक एंगल देखें, जो उसके खिलाफ जाती हैं। ओके आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब यहाँ पे क्या लिखा है, हैविंग रिमूव्ड, अब देखिए आफ्सपा को कहीं एरिया से, नागालैंड की, असम की और मणिपुर के कुछ कुछ एरिया से इस साल के स्टार्टिंग में रिमूव कर दिया गया है। और देखिए सरकार जो है, प्रेजेंट सरकार जो है, वो कहती है देखिए हमारा इच्छा ये है कि हम बाकी एरियाज में से भी इसको प्रोग्रेसिवली धीरे धीरे करके रिमूव कर दें। ठीक है, तो इसीलिए सेंटर ने क्या बोला, अब देखिए हम जब अपने आर्म्ड फोर्सेस को वहां से हटाएंगे, दिक्कत तो है ना, आर्म्ड इंसर्जेंसी की दिक्कत तो अभी भी है, तो इसीलिए जो आपके पुलिस फोर्सेस हैं, आपकी स्टेट पुलिस फोर्सेस हैं, वो प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। हम आपकी प्रिपेयर्डनेस को टेस्ट करेंगे और नहीं है तो हम उनको ट्रेन करेंगे, सो दैट यू आर एबल टू मीट द सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड यू आर एबल टू लीड द काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस हेंसफोर्थ। इसके बाद से अगर काउंटर माओइस्ट फोर्सेज हैं, इस तरह के ऑपरेशंस आपको कैरी आउट करने हैं, तो इसीलिए बेसिकली जो स्पेशल यूनिट्स हैं, ब्यूरो ऑफ पब्लिक पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, BPR&D या फिर CRPF, उनको बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में भेजा गया है, सो दैट यू गो देयर एंड ट्रेन पुलिस personnel in their operations, investigations, prosecution. Okay, it was spelled out at a special conference of DGPs of these states. ऐसे कुछ बेसिकली MHA ने एक ऑर्गेनाइज की थी स्पेशल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, और इंटेलिजेंस ब्यूरो भी थी साथ में, ताकि ग्रेटर कोऑपरेशन इंश्योर किया जा सके स्टेट पुलिस फोर्सेस के बीच में, ताकि स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फिर इस तरह की जो इंसर्जेंसी है उसको आपस में सारी स्टेट पुलिस फोर्सेस मिलकर डील कर सकें। स्टेट्स हैव आल्सो बीन आस्क्ड टू अपग्रेड, अब साथ ही में देखिए स्टेट्स को बोला गया है कि आप अपनी फोरेंसिक लैब्स को थोड़ा अपग्रेड कीजिए बेटर इन्वेस्टिगेशन के लिए, प्रोसिक्यूशन के लिए, और सेंटर ने कहा है कि हम आपको जितनी सहायता हो हम देंगे। अब देखिए जो पुलिस है ना, पुलिस एक्चुअली स्टेट लिस्ट का एक सब्जेक्ट है, ये बात आपको पता है, ठीक है, तो स्टेट लिस्ट का पार्ट होने के बावजूद सेंटर हमेशा कोई मॉडर्न इक्विपमेंट्स या इन्वेस्टिगेशन की कोई मॉडर्नाइजेशन करनी है, फोरेंसिक लैब को अपडेट करना है, वो सेंटर बिल्कुल पूरी फिनेंशियल एड भी देता है। अगर कोई टेक्नोलॉजी उन्हें पता चलता है कि बाहर की कंट्रीज में फॉलो की जाती है, तो वो यहाँ पे भी पुलिस फोर्सेस को इंश्योर करते हैं प्रोवाइड करने की, तो यहाँ पे कॉपरेशन है, ठीक है। इन मार्च सेंटर रिमूव्ड आफ्सपा, अब देखिए मार्च में सेंटर ने रिमूव किया था आफ्सपा को 15 पुलिस स्टेशन एरियाज इन 7 districts of Nagaland, 15 police station areas in 6 districts of Manipur, and in Assam withdrew it entirely from मतलब 23 districts and partially in 1 district। तो ये चीज बेसिकली असम में तो बहुत हद तक सब कुछ रिमूव हो ही चुका है, बहुत कम एरियाज हैं जहाँ पे अब आफ्सपा लगा हुआ है। ट्रेड टॉक्स विद इंडिया नॉट कंडीशनल ऑन इलीगल माइग्रेशन, UK। नाउ दिस इज समथिंग वेरी वेरी सरप्राइजिंग, बिकॉज एज फार एज वी नो, जो इनकी सियोला ब्रेवरमैन थी, उन्होंने ये कहा था कि जो होम सेक्रेटरी हुआ करती थी कि बेसिकली अगर मैं तो साइन नहीं होने दूंगी, क्योंकि व्हाट आर इंडियंस कम हियर, वीजा पे आते हैं, दे ओवरस्टे ऑन देयर वीजा एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई दे ईट अप आवर जॉब्स एंड दे कम अप एज एंटरप्रेन्योर्स एंड ऑल दैट। तो ये तो हम नहीं होने देंगे, दीपावली की डेडलाइन है तो आए डेडलाइन और आके चली जाए,
FTA तो साइन नहीं होगा, आई वुडंट लेट इट गेट साइंड बिकॉज सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो इन्हीं से आ रही है। जो प्रोटोकॉल साइन किया गया था मिस्टर मोदी और मिस्टर बोरिस जॉनसन के बीच में, यूके इंडिया का जो एक प्रोटोकॉल साइन हुआ था, माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप, तो इनका ये कहना था स्यूलर ब्रेवरमैन का कि ये तो बिल्कुल भी मतलब सही से काम भी नहीं किया, क्योंकि इसमें बेसिकली इस प्रोटोकॉल के तहत क्या करना था, जो भी इलीगली स्टे कर रहे हैं, ओवर स्टे कर रहे हैं अपने वीजा पे, तो उनको वापस रिटर्न करवाना था इंडिया में। तो इंडियन हाई कमिश्नर ने बोला देखिए, जो लंदन में स्थित है, कि ऑफ कोर्स हमने हर केस पे जो हमें प्रोवाइड किया गया यूके के होम ऑफिस द्वारा, हमने उस पर एक्ट किया है और उनको वापस भेज दिया जो ओवर स्टे कर रहे थे। तो ये तो एलिगेशन ही गलत है हमारे खिलाफ। तो देखिए फाइनली, लेकिन अब हमारे पास कुछ और तरह की स्टेटमेंट सामने आ रही हैं। यूके के स्पोक्स पर्सन ने कहा है, ऋषि सोनक जी के, देखिए बिल्कुल ये तो है ही नहीं, ट्रेड डील इंडिया और यूके के बीच में जो होनी है वो इस बात पे डिपेंड ही नहीं करती कि ओवर स्टे हो रहा है वीजा पे या नहीं हो रहा है, या माइग्रेशन हो रही है या नहीं हो रही, मतलब दैट इज अ डिफरेंट, दैट इज अ सेपरेट इशू। ओके, हम तो बहुत ईगर हैं इस तरह की ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करने के लिए भारत के साथ। इस तरह का स्टेटमेंट आया है उनके स्पोक्स पर्सन की तरफ से। सो लेट्स सी व्हेन वी सी इस तरह की ट्रेड अग्रीमेंट साइन होती हुई। बुद्धिस्ट सेक्ट फाइंड्स रीइंकार्नेशन ऑफ फेमस रिनपोचे। तो रिनपोचे जो है बेसिकली, रिनपोचे सम पीपल एज कॉल हिम, तो बेसिकली क्या है कि जो तिब्बतन बुद्धिस्ट है, मैं बहुत ब्रीफली डिस्कस करूंगी क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि तिब्बतन बुद्धिज्म क्या है। वैसे तो आपको ये बात पता है कि तिब्बत में बुद्धिज्म जो है वो फॉरेन ओरिजिन का है, तिब्बत में बाय डिफॉल्ट लेकिन बुद्धिज्म एग्जिस्ट नहीं करता था, पर एक तिब्बत ही ऐसी जगह है जिसने होल हार्टेडली बुद्धिज्म को अपना बनाया है, और ये बात आप जानते हैं। और अगर हम तिब्बतन बुद्धिज्म की बात करें तो उसमें 4 बेसिकली स्कूल्स हैं, 4 स्कूल्स हैं तिब्बतन बुद्धिज्म में, और सबसे ज्यादा ये वज्रयान, क्योंकि एक्चुअली में जो हिली एरियाज है ना, तो हिली एरियाज में वज्रयान बुद्धिज्म ही फॉलो होता है, जो तांत्रिज्म होता है, आप ये सब कुछ जानते हैं राइट। तो उसमें एक होता है न्यांगमा, जो सबसे ओल्डेस्ट तिब्बतन बुद्धिज्म है, जो 8वीं सेंचुरी में जिसे एस्टैब्लिश किया गया था। फिर एक होता है काग्यू, जिसको 11th सेंचुरी में, एक होता है साक्या जिसको 1073 में, और एक होता है गेलुग जिसको 1409, यानी कि मैं एकदम असेंडिंग ऑर्डर में मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है, द न्यांगमा सेक्ट हैज आइडेंटिफाई, एक छोटा सा बच्चा उनको मिला है स्पीति में, हिमाचल प्रदेश के। उनका ये कहना है ये री इनकारनेशन है लेट तांगलुंग सत्रोंग रनपोचे का, जो एक स्कॉलर हुआ करते थे, जो तिब्बतन तांत्रिक स्कूल के बारे में काफी नॉलेज रखते थे, इतनी कि दलाई लामा भी इनसे सजेशंस लिया करते थे अपनी सारी डिसीजन से पहले। तो ये सारी चीजें उन्होंने बोली हैं। और the Rinpoche used to live in Taktak, okay, monastery of Ladakh, one of the oldest monasteries related to the Nyangma sect. The followers of the sect are spread across Nyangma sect के followers देखे तिब्बत, भूटान, लद्दाख, सिक्किम एंड अदर हिमालयन पॉकेट्स। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो बुद्धिज्म है वो पहला भी यहीं कहीं हुआ है, लद्दाख में, तिब्बत में, स्पीति वैली में जो मोनास्ट्रीज हैं इतनी सारी। साउथ चाइना सी कोड ऑफ कंडक्ट शुड अलाइन विद इंटरनेशनल लॉ। तो देखिए क्या हुआ है, इंडिया द्वारा, यानी कि जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी द्वारा, उन्होंने बोला है कि हम होप करते हैं जो नेगोशिएशंस, जो ऑनगोइंग नेगोशिएशंस चल रही है कि कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड किया जाए साउथ चाइना सी पे, वो बेसिकली फुली कंसिस्टेंट हो इंटरनेशनल लॉ के साथ, पर्टिकुलरली अनक्लॉज के लॉज के साथ। क्योंकि देखिए आपको पता है साउथ चाइना सी में क्या हुआ है, चाइना ने क्या किया हुआ है वहां पे 9 डैश लाइन अपने टापू बिल्ड कर दिए खुद ही मिट्टी मिट्टी डाल डाल के, जिससे उन्होंने क्या कहा है कि अगर ये आइलैंड पहले कहता था वियतनाम कहता था कि हमारा है, या फिर कोई आइलैंड फिलीपींस कहता था ये हमारा, तो चाइना ने कहा नहीं नहीं ये हमारा है, आप देख नहीं रहे हमने आइलैंड यहाँ पे बनाया हुआ है। या फिर इस तरह की चीजें जो साउथ चाइना सी में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं आसियान नेशंस के और चाइना के, तो उस पर नेगोशिएशन चल रही है। चाइना भी मतलब उसमें ऑफ कोर्स चाइना तो एक पार्टी है ही, तो वो नेगोशिएशन चल रही है, देखते हैं किस तरह का कोड ऑफ कंडक्ट आता है। हम तो काफी होपफुल है, हमने कहा है कि वो अनक्लॉज के उसके साथ हो, क्योंकि अनक्लॉज ने तो बिल्कुल साफ साफ बोला है जो 9 डैश लाइन बनाई है चाइना ने वो बिल्कुल इलीगल है, लेकिन चाइना कहती है हम मानते नहीं अनक्लॉज को। वैसे कहने को आप कहते हैं हम इंटरनेशनल ऑर्डर रूल इन सब के साथ चलेंगे, पर आप वैसे कुछ मानते नहीं, ठीक है। तो उन्होंने साथ में बोला है कि जो लेजिटिमेट राइट्स और इंटरेस्ट बाकी देशों के हैं जो इस डिस्कशन का पार्ट नहीं, जैसे इंडिया फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, तो यूएस इंडिया सबको चाहिए ना, ईयू को भी चाहिए, तो आप हमारा भी ध्यान रखें, कभी हमारे को भूल जाए। तो ये चीज़ हमने कही है। आसियान, ये कहाँ पे बोला है, आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स प्लस मीटिंग इन कंबोडिया।
ओके, तो द ग्रेवेस्ट थ्रेट, अब साथ में देखिए हमने डिस्कस किया था कि कैसे टेररिज्म एक बहुत बड़ा इशू होने वाला है हमारे लिए। हमने, अगर हम स्टार्टिंग से देखें, जो दिल्ली और मुंबई में हमने जो कॉन्फ्रेंस होल्ड की, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म की कॉन्फ्रेंस, उस पे हमने कैसे दिखाया कि जो साजिद मीर है हम उसको डेजिग्नेट करना चाहते हैं 1267 सैंक्शंस लिस्ट में, लेकिन हम नहीं कर पा रहे क्योंकि चाइना ब्लॉक कर देता है हमारे सारे एफर्ट्स को। फिर उसके बाद देखिए हमने कहा ठीक है, यूएनएससी तो अब बिल्कुल अनसक्सेसफुल हो चुका है इस तरह के बड़े बड़े इश्यूज के साथ डील करने के लिए, तो हमारे पास और भी बड़े तरीके हैं और बड़ी चीज़ों की प्रेसिडेंटशिप हमें मिल रही है। हमें शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंटशिप चेयर बन रहे हैं हम, तो हम वहाँ बोलेंगे टेररिज्म के बारे में। हम G20 के प्रेसिडेंट बन रहे हैं, हम वहाँ बोलेंगे टेररिज्म के बारे में। नो मनी फॉर टेरर, अभी हमने कॉन्फ्रेंस दी थी जो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने, जहाँ पे प्रपोज किया कि हम एक सेक्रेटेरिएट चाहते हैं भारत में नो मनी फॉर टेरर को एक परमानेंट स्टैंड देने के लिए, जो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद अब हम जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की टेम्परेरी मेंबरशिप जो है हमारी, वो खत्म होने वाली है, हम उनके मेंबर हैं, वो खत्म होने वाली है दिसंबर में। तो एक बार हम उसको खत्म होने से पहले एक और बार हमें प्रेसिडेंटशिप मिलेगी उसकी, ठीक है। तो हम जब प्रेसिडेंट बनेंगे हम फिर दोबारा एंटी टेररिज्म के बारे में बात करेंगे, हमें सपोर्ट भी मिल गया इन बातों के लिए। तो इसीलिए अब हमें हर पॉसिबल जगह पे टेररिज्म के बारे में जहां हमें लगेगा हम इस मुद्दे को रखेंगे। तो यही हमारा इस अब फॉरेन डिप्लोमेसी जो है हमारी, वो इसी तरह चलेगी टेररिज्म के ऊपर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमने आसियान कंट्रीज की ये जो डिफेंस मिनिस्टर्स मीट है हमने इस पे भी बोला है, तो इन्होंने बोला है कि सबसे बड़ा थ्रेट जो अर्जेंटली इंटरवेंशन चाहता है इंटरनेशनल कम्युनिटी द्वारा, क्योंकि ये ट्रांसनेशनल क्राइम है, क्रॉस बॉर्डर क्राइम है, वो है टेररिज्म। देखिए कोई भी देश सेफ नहीं है टेररिज्म से। अगर टर्की में आज हो रहा है तो कल को कहीं और भी हो सकता है। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, आपकी कंट्री में हो रहा है तो आप कहते हैं जी सब हमारा साथ दो, किसी और कंट्री में हो रहा है तो आपको फर्क ही नहीं पड़ता। तो ऐसा तो नहीं चलने वाला, ठीक है। तो ये इनडिफरेंस जो आप दिखा रहे हैं, इट इज नॉट वायबल, ओके। Terrorist groups have created interlinkages across continents backed by new age technologies। वही देखिए, ये बात हमने नो मनी फॉर टेरर में की थी अभी, कि जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, साइबर अटैक्स हो रहे हैं, क्रिप्टो जिसको कोई ट्रैक ही नहीं कर सकता, तो ये जो नई टेक्नोलॉजी, जैसे अगर आपको याद होगा एक फ्रेज मैंने आपको बताया था कि अब डायनामाइट नहीं बल्कि वर्चुअल एसेट्स पे डिपेंडेंट है, AK-47 नहीं, क्रिप्टो पे डिपेंडेंट है जो टेररिस्ट हैं। तो ये एक डायनामिज्म जो है हमें समझने के लिए बहुत जरूरी है। We are meeting at a time when the world is seeing increasing strife amplified by disruptive politics, Mr. Singh said, adding that a peaceful Indo-Pacific with ASEAN at its center, it becomes vital more than ever for the security and prosperity of the world। तो देखिए जैसे आसियान की सेंट्रलिटी, हमने कभी भी आसियान की सेंट्रलिटी इंडो पैसिफिक में ऐसे स्टेट नहीं की थी। हम हमेशा कहते थे कि हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी की जो सेंट्रलिटी है वो आसियान के पास है, ठीक है। तो लेकिन हम अब इंडो पैसिफिक इज द न्यू कॉइन, इट्स लाइक एनीथिंग, एक नई करेंसी मिल चुकी है इस वर्ड को। तो इसीलिए more risk to rules based order from non-traditional threats, says Navy chief। Now this is something very important and very interesting also, क्योंकि बहुत सारे recent reports जो हमने देखी हैं वो इसी से related देखी थी कि कैसे नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स जो हैं, जो स्टेट थ्रेट्स नहीं है, थ्रेट यानी कि इन द सेंस इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स तो हैं ही हैं जो एग्जिस्ट करते हैं थोड़े बहुत, जो हम साउथ चाइना सी में देख रहे हैं या कहीं और, पर जो नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं या फिर नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो इलीगल ह्यूमन माइग्रेशन देख रहे हैं, जो इंग्लिश चैनल के थ्रू हो जाती है यूके में, जो काफ़ी अपोज करते हैं, वो पायरेसी जो हम देख रहे हैं, आर्म्ड रॉबरी जो होती है, शिप्स को लूट लेना इस तरह से, इलीगल फिशिंग जो हम देख रहे हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, ओके। जो चाइना क्या करता है, चाइना के ट्रोलर्स आ जाते हैं वहाँ पे इंडो पैसिफिक में, या तो इंडो पैसिफिक वाला जो रीजन है वहाँ पे इलीगल फिशिंग वो कर रहे हैं, तो रिसोर्सेज जिसके हैं जिस कंट्री के, आप उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हो, वहाँ के फिशरमैन तो दे वुड डाई, राइट। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये हमारे नेवी चीफ ने हाईलाइट किया है। He was speaking about the security environment in general and maritime security in particular at the 3-day Indo-Pacific Regional Dialogue being organized by the Navy and the National Maritime Foundation। ओके, तो मैरीटाइम जो टेररिज्म है, अब देखिए मैरीटाइम टेररिज्म है ना, ये आपके लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आप इसको प्रिपेयर कीजिए, कैसे श्रीलंका वाला जो रीजन है, ये पायरेसी वाला इशू है, ये सब कुछ बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। मैरीटाइम टेररिज्म के बीच के बारे में, या फिर मैरीटाइम सिक्योरिटी के बारे में, इफ आई से इट जनरली। So proliferation of advanced technologies have the security matrix complicated. Inevitably, given its increased centrality in global affairs, the region has witnessed increased presence of maritime security forces from a multitude of nations, regional and extra-regional. It is amply clear that a prosperous Indo-Pacific hinges on
पीसफुल मैरीटाइम डोमेन, तो वही चीज़ इन्होंने बोली है। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन भी तो इस पे कंटेंडेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आर्टिकल कुछ भी नहीं है, गलती से मैंने खुद ने पढ़ लिया, इतना कुछ है भी नहीं इसमें। सेंटर सेंस एक्सपर्ट्स टू 3 सिटीज टू कंटेन मीजल्स इन्फेक्शन। तो देखिए इसका भी मैं बेसिकली आपको बताना चाहती हूँ मीजल्स है क्या। सबसे पहले तो जो मीजल की वैक्सीनेशन है ये बात आपको पता होनी चाहिए, इससे पहले कि मैं आपको बताऊँ कौन सा वायरस है, कैसा वायरस है, किस तरह की डिसीज है। मीजल की वैक्सीनेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और कहाँ पे प्रेजेंट है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो हमारी भारत जिसके तहत वैक्सीन डिलीवर करती है बच्चों को या फिर प्रेग्नेंट मदर्स को, ये सब वगैरह। और इंडिया का टारगेट है कि हम इस वायरल डिजीज को एलिमिनेट कर देंगे 2023 तक। बहुत सारे केसेस झारखंड, गुजरात, केरला यहाँ से आ रहे हैं, मुंबई में भी आए थे रिसेंटली। तो सेंटर ने अपनी टीम्स को भेजा है कि आप जाके इन्हें एड करें, जो भी पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन की जरूरत है आप बिल्कुल इंश्योर करेंगे वो पूरा हो। तो आपको ये समझने की जरूरत है। देखिए इस तरह की कोई डिसीज अगर सामने आती है तो उसके प्रॉपरली आपको जितनी भी बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स है बेसिक वो पता होने चाहिए, क्योंकि कोई कई स्टेटमेंट्स इतनी एक्सट्रीम लगेंगी आपको, और आप कहेंगे एक्सट्रीम स्टेटमेंट तो हमेशा गलत होती हैं यूपीएससी में, आप गलत करके आ जाएंगे उसको जो सही होती है। ठीक है, सबसे पहले तो ये बहुत हाईली कॉन्टेजियस इन्फेक्शियस डिसीज है। तो अगर मैं आपको बताऊं दिस इज द मोस्ट कंटेजियस ट्रांसमिसिबल वायरस नोन, जो ये वायरस कॉज करता है, मोस्ट आई से इट मोस्ट ट्रांसमिसिबल, मोस्ट कंटेजियस ट्रांसमिसिबल वायरस। तो मतलब इन द सेंस ये है कि अगर ये इतना फैलता है कि अगर अगर एक इंसान को मीजल्स है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर नॉन इम्यून पीपल जिनमें इम्यूनिटी नहीं है, जिनको वैक्सीनेशन नहीं मिली हुई या उनको कभी उस तरह की डिसीज पहले नहीं हुई, वो आपके पास बैठे हैं, ठीक है, तो उनसे थोड़ा सा भी क्लोज कॉन्टैक्ट अगर हो जाएगा ना, जैसे हाउस होल्ड मेंबर्स, तो 90% लोग जो है वो इन्फेक्ट होंगे ही होंगे। ठीक है, तो इतना हाईली कॉन्टैजियस है। तो अगर हम बात करें ऑफकोर्स ये इन्फेक्शियस डिजीज है, और इसके जो सिम्टम्स हैं वो 10 से 12 दिन में डेवलप होते हैं आफ्टर यू गेट एक्सपोज टू एन इन्फेक्टेड पर्सन। ओके, और कम से कम 7 से 10 दिन तक रहते भी हैं। फीवर, रनी नोज, कफ, इन्फ्लेम्ड आईज, ये सब कुछ बहुत आपको पता है। इसमें स्मॉल स्मॉल वाइट स्पॉट्स होते हैं पहले तो, जैसे हम कॉप्लिक्स स्पॉट्स भी बोलते हैं। पहले वो माउथ के अंदर होते हैं 2-3 डेज तक, फिर उसके बाद सिम्टम्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, फिर पूरा आपका फेस रेड होना शुरू होता है रैशेस की वजह से, फिर पूरी बॉडी पे वो रैशेस फैल जाते हैं। ठीक है, फिर बहुत सारी और चीज़ें। ये इतना देखिए सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है, ये आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है, तो इस वजह से और भी दिक्कतें आपको होने लग पड़ती हैं। कई लोगों को सीजर्स भी होते हैं, बेहोश होने लगते हैं बार बार, ब्लाइंडनेस हो जाती है कई एक्सट्रीम केसेस में, या कई लोगों में ब्रेन फीवर भी हो जाता है इसकी वजह से। ये कुछ कुछ बहुत एक्सट्रीम जो इसकी दिक्कत हो सकते हैं, और ये ब्रेन फीवर वाली चीज़ तो मतलब आई इवन नो सर्टेन केसेस इस तरह के। और ये एयरबॉर्न डिसीज है ऑफ कोर्स, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कफ, स्नीजेस, इस तरह से नेजल सिक्रीशंस इस तरह से पहुंचती है। ठीक है, तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर हम बात करें कौन से वायरस से कॉज की जाती है, ये बात आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। एक सिंगल स्ट्रैंडेड एनवलप्ड आरएनए वायरस द्वारा ये स्प्रेड होती है, जिसका जीनस है मोरबिली वायरस। और अगर हम इस फैमिली की बिलोंग करें कि किस फैमिली को बिलोंग करता है वायरस, पैरामिक्सोवायरिडे। ठीक है, तो पैरामिक्सोवायरिडे इज समथिंग जो आपको पता होना चाहिए। लेट्स डिस्कस this article now. Move to change cumbersome procedure for inclusion on ST list is put on hold. तो देखिए एक बहुत जो करंट प्रोसीजर है ना, अगर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को इंक्लूड करना है ST लिस्ट में, शेड्यूल्ड कास्ट लिस्ट में, तो काफ़ी टाइम टेकिंग है, काफ़ी कम्बरसम है। तो क्या है करंट प्रोसीजर? करंट प्रोसीजर के तहत क्या होता है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर कम्युनिटी को ST स्टेटस देना है, तो पहले तो स्टेट गवर्नमेंट उससे रिलेटेड सजेशन देगा, फिर उस सजेशन को बेसिकली भेजा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स तक, फिर उसके बाद वो भेजेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स भेजते हैं RGI तक, ठीक है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया तक। फिर जब RGI ने अप्रूव कर देते हैं, फिर RGI भेजते हैं इसको नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स तक, NCST तक। फिर जब ये अप्रूव कर देंगे, फिर ये दोबारा कैबिनेट को भेजते हैं, और तब जाके बेसिकली ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक है, तो टास्क फोर्स ने बेसिकली कहा है that when the modalities were being framed in 1996, the Ministry of Home Affairs had said that Office of RGI should merely be required to provide information available with it, and it is not. अब देखिए यहाँ पे बेसिकली इस प्रोसीजर को छोटे करने की बात हुई थी, कुछ कुछ चीज़ों को हटाने की बात हुई थी, जो अब यूनियन गवर्नमेंट ने बोला है कि नहीं, अभी हम इसको होल्ड पे रखते हैं, ऐसे प्रपोजल के साथ हम नहीं चल सकते, क्योंकि ये साइंटिफिक पूरा वो है मैकेनिज्म, को इसमें गलती नहीं है, इतने सालों से फॉलो कर रहे हैं, अब क्या दिक्कत हो जाएगी। अब पिछले 8 साल से हम कोशिश कर रहे हैं कि ST लिस्टिंग जो है उस प्रोसीजर को थोड़ा कम कम्बरसम, थोड़ा कम टाइम टेकिंग बनाया जाए, लेकिन अभी तो इसको होल्ड पे रख दिया गया है।
अब देखिए 2014 में जो पांडा कमेटी बैठी थी, पांडा कमेटी द्वारा ये बोला, कुछ कुछ रिकमेंडेशंस दी गई थी, जो 2014 की कमेटी थी, आप लिख सकते हैं इसको, जिसमें ये दिखाया गया था कि इतने डिलेज क्यों हो रहे हैं और क्राइटेरिया कारण जो है वो सही क्यों नहीं है। आई वुड लेट यू नो किस तरह के रिकमेंडेशंस थे। देखिए बहुत सारे ट्राइब्स ऐसे हैं, देखिए आई वुड लेट यू नो कि यहाँ पे दिक्कत है क्या। अब देखिए एक पर्टिकुलर स्टेट है, उस स्टेट में एक पर्टिकुलर टाइप की जो ट्राइब है उसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ और है, स्पेलिंग कुछ और है, और दूसरी स्टेट में कुछ और है, तो फिर एक स्टेट वाले पर्टिकुलर ट्राइब को आपने इंक्लूड किया है, दूसरी स्टेट वाले को नहीं किया क्योंकि उनकी स्पेलिंग डिफरेंट है। फिर देखिए जब स्टेट्स थी, जैसे झारखंड सेपरेट हुई, छत्तीसगढ़ सेपरेट हुई, तो फिर क्या हुआ उस समय पे, जब कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज भी सेपरेट हो गई, तो एक पर्टिकुलर स्टेट में तो वो रह गई ट्राइबल कम्युनिटी बन गई, लेकिन दूसरे वालों ने उनको स्टेटस ही नहीं दिया। तो ये सारी दिक्कतें, बहुत इस तरह की जो दिक्कतें हैं जो सामने आ रही हैं, इनके साथ डील करना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक द वीडियो।